भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का रहने वाला था। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने यह जिम्मेवारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले सुलेख नवीस या खुशनवीस कहलाते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? यह कोलकाता में बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1947 में। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी भारत के प्रथम वायसराय थे। विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह चीन है। विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली, ये हुआ था। यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, यह भी हुआ था। कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, यह भी परिणाम देखने को मिला था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी? तो अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली और डच भारत पहुंच चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था? पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार ये प्राप्त था उसे। समुद्र पार जाकर नए देश की खोज एवं व्यापार, यह भी अधिकार प्राप्त था। चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, यह विशेषाधिकार भी उसे प्राप्त था। तो यहाँ सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कंपनी रही? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें कामयाब रही थी। तो यह ब्रिटेन की कंपनी थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश। ब्रिटेन के किस सम्राट ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था? ये सम्राट जेम्स प्रथम ने किया था। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? यह कोलकाता में बनाया गया था। अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? यह 23 जून 1757 में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो नवाब
सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी। टकराव का ये तीनों कारण सही है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया? यह मैसूर रियासत के साथ हुआ था। सालबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? सालबाई की संधि अंग्रेज एवं मराठों के बीच हुई थी। इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से है? आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित श्री रंगपट्टनम की संधि है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधा लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुखसियार के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह अलीनगर की संधि में हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? यह मुगल शासक शाहजहां के द्वारा किया गया था। किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल 3 युद्ध हुए। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की नीति लाई गई थी। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त शाहजहां ने दी थी। डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन बना? तो डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बना था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह 1757 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोना और चांदी मंगाते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती, जिसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता था, के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था? इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू किया गया था?
बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की थी। महालदार शब्द किससे संबंधित है? महालदार शब्द मुखिया से संबंधित है। किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था? यह महालवाड़ी व्यवस्था के तहत था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने लागू की थी। महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध अपने आंदोलन की शुरुआत चंपारण, बिहार से की थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया? यह बंगाल के नदिया जिले से शुरू किया गया था। यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी? यूरोप के बाजार में नील की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? यह सर्वप्रथम मद्रास से शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्ती को किस नाम से जानते हैं? अस्थाई बंदोबस्ती को जागीरदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी? भारतीय नील की गुणवत्ता उच्च कोटि की थी। बिरसा मुंडा का धर्म किस पर आधारित था? बिरसा मुंडा का धर्म निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन और उच्च आचरण, इन सभी पर आधारित था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कितने वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया, जिसे धरती पर लोगों की रक्षा करने तथा गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा गया था? इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ये सभी झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। घुमंतू किसान भारत के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते थे? घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पाए जाते थे। टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंभा क्या था? यह आवास था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय जीवन यापन के लिए क्या करते थे? ये शिकार और भोजन संग्रह करते थे। खोड़ समुदाय साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल किसके लिए करते थे? तो ये साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते थे। पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लगड़िया समुदाय कौन सा पशु पालते थे? ये गाय भैंस पालते थे। झारखंड की कौन सी जनजाति अस्थाई कृषक थे? संथाल, उरांव, हो और खड़िया, ये सभी अस्थाई कृषक थे। औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध 1906 ईस्वी में संग्राम संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया था? यह असम में किया गया था। मध्य भारत में होने वाला बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1850
1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा राज का प्रतीक था, तो बिरसा राज का प्रतीक सफेद झंडा था। संथाल विद्रोह में किसे राजा नियुक्त किया गया था? संथाल विद्रोह में सिद्धों को राजा नियुक्त किया गया था। झारखंड के किस क्षेत्र में नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ? झारखंड में नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पलामू में विद्रोह हुआ था। सूरत बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित था? सूरत गुजरात में है। अंग्रेजी का शिंटज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच में पहले चरखा को जगह दी गई थी। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन था। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस जगह स्थापित हुई? यह मुंबई में स्थापित हुई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जॉन के था। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? यह सूती कपड़े से संबंधित था। HEC की स्थापना किस राज्य में हुई? HEC की स्थापना झारखंड में हुई। यहाँ HEC का अर्थ है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो हटिया में स्थापित है। HE की स्थापना कब की गई? HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? यह रांची में स्थित है। पुर्तगाली सबसे पहले किसकी खोज में भारत आए थे? पुर्तगाली भारत मसालों की खोज में आए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? हम इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार थे? 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां जिम्मेवार थीं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? इस विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने की थी, इसलिए इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया? गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे एक सैनिक थे। कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था? रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को झांसी राज्य के उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देना चाहती थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमर्स्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः क्यों असफल रहा? 1857 विद्रोह निश्चित योजना और संगठन के अभाव में सफल नहीं हो पाया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई थी? झारखंड में इसकी शुरुआत रोहिणी से हुई थी। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ किस तिथि को हुई? यह 12 जून 1857 को हुई। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रेरक नेता कौन थे? झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रेरक नेता शेख भिखारी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेवा तैनात थी? तो उस समय 32वीं रेजिमेंट की सेवा तैनात थी। अंग्रेज के आगमन का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र पर पड़ा? अंग्रेजों के आगमन का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी पर पड़ा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। विलियम जोन्स निम्नांकित में से कौन सी भाषा जानते थे? तो विलियम जोन्स फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी सभी भाषा जानते थे, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1784 ईस्वी में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा की स्थापना किस शहर में की थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। निम्नांकित में से कौन प्राच्यवादी नहीं थे? इनमें से कोई भी प्राच्यवादी नहीं थे। 1791 ईस्वी में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण किसने करवाया? तो ये जोनाथन डंकन के द्वारा करवाया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनमें से कौन पाश्चात्य शिक्षा को आधुनिकीकरण का द्वार मानते थे? राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा को आधुनिकीकरण का द्वार मानते थे। किस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था? वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। झारखंड में सर्वप्रथम कौन सा मिशनरीज पहुँचे? झारखंड में सर्वप्रथम गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च पहुँचे।
1944 ईस्वी में स्थापित रांची का संत जेवियर कॉलेज कौन से मिशनरीज द्वारा बनाया गया? यह रोमन कैथोलिक के द्वारा बनाया गया था। 1835 का अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के अनुसार किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। 1857 ईस्वी में किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1857 ईस्वी में कोलकाता, मद्रास और मुंबई तीनों स्थानों पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से किस पर था? 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने सबसे पहले कहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना सबसे पहले लाहौर में की गई थी। इनमें से कौन से समाज सुधारक अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश की थी। केशव चंद्र सेन के प्रयास से बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1872 में पारित हुआ था। ज्योतिबा राव फुले का संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध महाराष्ट्र से था। इनमें से किनके द्वारा पटना और कोलकाता में मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए? बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए। इनमें से किनका संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से नहीं है? चंद्रशेखर आजाद का संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से नहीं जुड़ा है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया? तो यह 1854 में आया था। बाल विवाह से संबंधित शारदा कानून कब बना? यह 1929 में बना। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। कानून के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति अपना जीवन समर्पित किया और अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर मिसाल पेश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र का संबंध इनमें से किससे है? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र का संबंध ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा? यह ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे।
अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य किया? सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबलि को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य, ये सभी कार्य किए गए थे, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वर्ण व्यवस्था आधारित था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यह केरल में नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? पेरियार के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया गया। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में गठित किया गया। दलित आंदोलन के अग्रणी नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी क्या थे? वे एक शिक्षक थे। दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता ई.वी. रामास्वामी नायकर थे। इनमें से कौन से समाज सुधारक पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए? ई.वी. स्वामी नायकर पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को माना जाता है। 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का कारण पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, अंग्रेजी का ज्ञान, समाचार पत्र, प्रेस एवं राष्ट्रीय साहित्य, ये सभी थे। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखी? यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। इनमें से किनके द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कर बंगाल में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार जैसे पत्रों का संपादन किया गया? यह राजा राममोहन के द्वारा किया गया। रूसो कौन थे? रूसो फ्रांस के दार्शनिक, लेखक और विद्वान थे। इनमें से गलत कथन का चुनाव करें। दादा भाई नौरोजी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, यह गलत है, ये भारत के थे। इनमें से कौन सा कार्य लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये सभी कार्य किए गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्रयुक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण किसको माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1885 से 1905 को माना जाता है। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905 से 1919 को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 1919 से 1947 को माना जाता है। राष्ट्रवादी कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन रक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, जिसे हम उदारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश गलत है? इसमें से गलत कथन है यह घोर क्रांतिकारी थे। इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है? बाल गंगाधर तिलक का संबंध उदारवादी चरण से नहीं है। इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विपिन चंद्र पाल। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश गलत है? बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति कम हो गई, यह एक गलत कथन है। इनमें से किसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की कौन सी विचारधारा काम कर रही थी? तो बंगाल विभाजन के पीछे फूट डालो और शासन करो की विचारधारा काम कर रही थी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? लाल बाल पाल क्रांतिकारी विचारधारा के नहीं थे, यह एक गलत कथन है। भारत से बाहर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इनमें से कौन होम रूल सोसाइटी के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? खुदीराम बोस का संबंध पंजाब राज्य से है, यह एक गलत कथन होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट कानून के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गांधी जी ने इसका विरोध नहीं किया था, यह एक असत्य कथन है।
किस घटना के विरोध में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इस घटना के विरोध में गांधी जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। यह कार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इनमें से किस नेता को खिलाफत आंदोलन की देन माना जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिलाफत आंदोलन की देन माना जाता है। इनमें से गलत कथन का चयन करें। असहयोग आंदोलन से उत्पन्न राष्ट्रीयता की भावना का कोई लाभ नहीं हुआ, यह एक गलत कथन है। किस महान राष्ट्रवादी नेता ने गांधी जी को दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? यह कार्य सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत छोड़ यह तुलना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अंतिम कथन आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग केंद्रीय कारावास से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल से नहीं भाग सके थे, यह गलत कथन है। आज़ादी के पश्चात लगभग 500 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का चुनौतीपूर्ण कार्य किसने पूरा किया? यह कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। झारखंड के संदर्भ में टाना भगतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? टाना भगत आंदोलन सिर्फ शहरों तक सीमित था, यह एक गलत कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन सन 1940 में झारखंड राज्य के किस शहर में हुआ था? यह रामगढ़ में हुआ था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत में हॉकी खेल के विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? भारत में हॉकी खेल के विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से भारतीय सेना को दिया जाता है। अधोलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, यह एक आदर्श वाक्य है, यह एक गलत कथन है। किस देश में हॉकी को हर्ली नाम से पुकारा जाता है? आयरलैंड में हॉकी को हर्ली नाम से पुकारा जाता है। इनमें से कौन भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता है? पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता बेटन कप था। भारत में ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में भारत ने ओलंपिक
हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता। 1928 से लेकर 1980 तक किस देश ने ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया में अपनी धाक जमा दी? यह कार्य करने वाला देश भारत था। पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे उस समय? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 से मॉस्को ओलंपिक तक हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? इस अवधि में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते। भारत में अंतिम बार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? अंतिम बार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण भारत ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में जीता था। भारत ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अंतिम बार किस स्थान पर कौन सा पदक जीता? अंतिम बार भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। झारखंड राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? सावित्री पूर्ति झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन का गठन कब हुआ? यह 1894 में हुआ। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ? पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच 1894 में हुआ। पहली बार हॉकी ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? पहली बार पेरिस ओलंपिक सन 1900 में हॉकी को शामिल किया गया। मेजर ध्यानचंद पहली बार किस ओलंपिक खेल में शामिल हुए थे? मेजर ध्यानचंद 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल हुए थे। मेजर ध्यानचंद लगातार 3 ओलंपिक हॉकी खेलों में भाग लिए थे और 3 वर्षों में भारत को ओलंपिक का स्वर्ण पदक मिला था। वे वर्ष हैं 1928, 1932 और 1936। झारखंड क्षेत्र से अनेक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन हॉकी मानचित्र में झारखंड क्षेत्र को लाने का श्रेय जयपाल सिंह मुंडा को जाता है। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में झारखंड के माइकल किंडो ने टीम के खिलाड़ी के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें किस पुरस्कार से सन 1972 में सम्मानित किया था? माइकल किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। झारखंड के बच्चों का खेल के प्रति विशेष रुझान होने का स्वाभाविक कारण क्या है? तो झारखंड के बच्चों में नैसर्गिक प्रतिभा है, खुला सामाजिक जीवन शैली है, ईसाई मिशनरियों के आने के बाद खेलों का एक नया वातावरण बना। ये सभी कारण सही होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? यह अनुमति औरंगजेब ने दी थी। मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे।
किसके विश्वासघात के कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई? उन्हीं के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन हेक्टर मुनरो था। मानभूम विद्रोह के मुखिया कौन थे? मानभूम विद्रोह के मुखिया जगन्नाथ ढाल थे। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था।